अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक बहुत एडवांस और फ्यूचरिस्टिक मौजू के ऊपर बात करने के लिए हम जा रहे हैं। बहुत अरसा पहले ये बात लोगों ने जान ली थी कि जो फ्यूचर का लॉयर है उसका जो ऑफिस होगा अब वो बाकायदा एक ट्रेडिशनल किस्म का ऑफिस नहीं होगा जहाँ पे उसके एसोसिएट्स बैठे हैं, जहाँ पे उसकी लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे उसे बहुत सारा ख़र्चा करना पड़ता है। तो एआई का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का यूज़ है और वो यूज़ अब हमारे शोबे के अंदर भी जो है ना बहुत हो रहा है। ख़ास तौर पे कोविड के बाद से इसकी बहुत ज़रूरत आई। वर्चुअल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ई फाइलिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट आ गया। अब ऑनलाइन जो है एविडेंस भी रिकॉर्ड होती है, ऑनलाइन हेयरिंग्स भी जो है वो हो रही हैं और हमें अपनी प्लीडिंग्स भी ऑनलाइन करनी पड़ती हैं। और इस सब के लिए कई शोबे हैं वकालत के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वर्ड गो कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, आपने किसी को ओपिनियन देना है, उसके बाद अगर आपका कोर्ट्स के अंदर केस लिटिगेशन के अंदर जाए या आर्बिट्रेशन वगैरह के अंदर जाए तो आपको प्लीडिंग्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मुझे अपनी पिटिशन ड्राफ्ट करनी होती है, अपनी प्लेंट ड्राफ्ट करनी होती है, अपनी रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी होती है। फिर मैंने उसके ऊपर एक रिसर्च वर्क करना होता है, उसके ऊपर लॉ और केस लॉ जो है उसकी मुझे रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद जब कोर्ट के अंदर हम कोई प्लीडिंग्स जो है फाइल करते हैं तो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए तमाम मौक़ों पर हमें कहीं ना कहीं लॉ की ज़रूरत पड़ती है और हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो आज साहब बहुत ही एडवांस लेवल का, ये मैं तो ये मेरे बच्चों की तरह हैं, लेकिन ये बड़े फ्यूचर के जो है ना सोचने वाले लोग हैं। दोनों का ताल्लुक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि आज आप ये परसीव नहीं कर सकते कि आपने कोई भी एक शोबा अपनाना है तो उसके अंदर दूसरे की तालमेल बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेट तो वैसे भी पहिए के बाद इंसानों की जो सबसे बड़ी ईजाद है वो इंटरनेट है, तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और कंप्यूटर हर जगह कहीं ना कहीं यूज़ होता है। यहाँ तक कि अगर आप कहीं किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाके कोई रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं और इन्वेस्टिगेशन होती है तो कहीं ना कहीं ये वाला टूल जो है ना वो ज़रूर यूज़ हुआ है। तो उससे रिलेटेड ये बात है, हम दोनों करेंगे। तो इन दोनों के साथ मैं ये बातें कर रहा हूँगा। जी, वेलकम टू दी शो। एंड एक्चुअली आई कॉल इट के ये मेरी गुफ्तगू होती है मेरे दोस्तों के साथ। तो आप क्या करते हैं, थोड़ी सी अपना तारुफ करवा दीजिएगा, फिर आपने जो ये डिजी लॉ बनाया है इसके ऊपर आप क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमारा इंट्रोडक्शन और एआई के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो एंड यूज़र्स को और नाज़रीन को बताया। मेरा नाम मोहम्मद दानिश गफ़ार है। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ डिजी लॉयर। और ख़ुद बज़ाते ख़ुद मेरा ताल्लुक़ जो है वो कंप्यूटर साइंस के शोबे से, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस मैंने किया। और लेकिन लॉ की फील्ड में आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई फादर अब्दुल गफ़ार चौधरी। ही इज़ बीन अ लॉयर फॉर द पास्ट 25 to 30 years। तो ये कि उनको बचपन से दिखा कि एक वकील की क्या ज़िंदगी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, रिसर्च है, ड्राफ्टिंग है, डॉक्यूमेंट की मैनेजमेंट है, और उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा, लाखों हज़ारों डॉक्यूमेंट्स पढ़ना। तो इसी कहने के इन चीज़ों को देख देख के बड़े हैं और इन्हीं को ही अब ऑटोमेट कर। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीउल है। बेसिकली आई एम फ्रॉम फैसलाबाद बट करंटली आई एम लिविंग इन लाहौर। मेरा भी ताल्लुक़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ही है। CS डिपार्टमेंट में मैं दानिश का सीनियर था। तो इसी सिलसिले में हमारी एक दिन AI को डिस्कस करते हुए बात चली कि हम लॉयर्स के लिए क्यों ना एक प्रोडक्ट बनाएं। तो तब से हम एक साथ काम कर रहे हैं। जी, थोड़ी सी मुझे तफसील बताइएगा कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है विच इज़ डीलिंग विद द लॉयर्स और जो आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं अभी आपका हर तरह से कंप्लीट है। आई नो इट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि अभी आपकी बहुत अच्छी क्लाइंटेज भी है कि जो हाई प्रोफाइल काम करने वाले लोग हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान इवन अब्रॉड, जो है वो आपसे इस्तेफादा कर रहे हैं। और आपके ये जो बनाया है आपने प्रोडक्ट, इसके ऊपर इसके ज़रा तफसील बताइएगा कि क्या क्या इसके शोबे हैं और ये क्या क्या कर सकता है। जी अच्छा, उसमें जो सबसे पहले चीज़ है वो हमने किया कि एक क्लाइंट जब लॉयर के पास आता है वहाँ से लेके कोर्ट जाने तक जो जितने भी काम हैं उसको हमने 3 चीज़ों में ब्रेक डाउन किया। सबसे पहले क्लाइंट आपके पास एज अ लॉयर आता है, आप भी एक वकील है, वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा कि ज़फ़र साहब दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स, ये मेरा सपोर्टिंग एविडेंस है या ये मेरे एग्रीमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये मैं आपको देता हूँ। और साथ वो आपको इशू एक बता देगा जिससे आप
उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के और एक क्लाइंट के मसले को समझ के, जिसको हम लीगल वर्ल्ड में प्रोपोजिशन कहते हैं, वो हमें समझ आ जाएगी। अब हमने उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं तो उसके लिए करंटली लॉयर्स जो हैं वो मैनुअली उसको खोल के पढ़ते थे, अंडरलाइनिंग करना, उसको मार्कर से हाईलाइट करना, टैग्स उस पर लगाना, ठीक है। और उसके बाद मुझे 2 घंटे लगा के 3 घंटे लगा के एक 100 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ता था, ठीक है। दिस वाज स्टेप 1। अब इसको हमने डिजिलॉयर में ब्रीफ केस के नाम से एक हमने फीचर बनाया, जहाँ पे आप डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एक ब्रीफ केस है, और उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। अब ये कि आपकी स्टोर जो करना होता है क्लाइंट या मैनेज करना होता है डॉक्यूमेंट्स को, वो आपका सारा काम डिजिटाइज कर दें, तो वो आपका लीगल एक क्लाउड कह लें उसको आप, लीगल आपका एक ब्रीफ केस या वॉल्ट कह लें, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ना सिर्फ स्टोर, दिस वाज स्टेप 1। इसके ऊपर फिर क्योंकि हमारा एआई का बैकग्राउंड था तो हमने उसको एआई से कनेक्ट किया। तो एआई से आप किसी भी फोल्डर पे जाके चैट विद एआई वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उठा के एक एआई के चैट काइंड ऑफ इंटरफेस के अंदर ले आता है, जिससे आप सिंपली क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा समराइज दिस डॉक्यूमेंट फॉर मी, तो आपको जो काम आपको 1 घंटा या 2 घंटे लगने थे वो काम बिल्कुल 5 सेकंड में 10 सेकंड में हो जाता है। उसके बाद स्टेप 2 जो आता है कि ठीक है मुझे प्रोपोजिशन समझ आ गई, अब मुझे इसके ऊपर देखना है रिसर्च के इसके ऊपर सपोर्टिंग केस लॉ पुराने कौन से हैं और इसके ऊपर स्टैट्यूट्स कौन से अप्लाई होंगे, लॉ कौन से अप्लाई होंगे। तो फिर हमने इस चीज़ की डेटाबेस बनाई कि वहाँ पे पाकिस्तान के सारे लॉज हों और सारी 1947 से लेके आज तक जितनी भी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो। उसके अंदर फिर हमने एक सर्च इंजन उसके ऊपर बनाया कि आप वहाँ पे जाके कीवर्ड एंटर करते हैं तो लाखों जजमेंट्स के अंदर जहाँ पे वो कीवर्ड होता है वो आपको सारे रिजल्ट्स ला के देता है। उसके अलावा हाइपर लिंकिंग, जो कि अगर हम बाहर के सॉफ्टवेयर लेक्सिस नेक्सस देखें या वेस्ट लॉ देखें उसके अंदर इस तरह के फीचर्स काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, बट पाकिस्तान में हमारे पास ऐसा नहीं था। तो हमने वहाँ पे हाइपर लिंकिंग ऐड की है कि अगर जजमेंट के अंदर दूसरी जजमेंट साइटेड है तो आप उन पे क्लिक करके आसानी से नेविगेट कर लें। ना सिर्फ ये, आप ये भी देख सकते हैं कि जो मैं जजमेंट पढ़ रहा हूँ कि आगे कौन कौन सी जजमेंट्स में साइट हुई है और इसके अंदर लॉज कौन से अप्लाई हुए हैं। तो एक तो ये कि आप सिंपली डेटाबेस सर्च कर सकते हैं और इसमें स्टैट्यूट की भी डेटाबेस सर्च है। इसमें जो हमारे सबसे मेजर फीचर जिसके अराउंड पूरा डिजिलॉयर बिल्ट है दैट इज़ आर्क एआई। आर्क हमारा एआई लीगल असिस्टेंट है एंड द वर्ड आर्क इटसेल्फ कम्स फ्रॉम नोआज आर्क, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। आर्क की तरफ अगर आए तो इट इज़ लाइक लीगल एसोसिएट, जो आप भी अपनी लॉ फर्म में हायर करते रहे हैं, आपके साथ भी एसोसिएट्स काम करते हैं, उसी तरह उसकी भी एक ट्रेनिंग है। उसके लिए हमारा एक 25 लोगों का पैनल है जिसके अंदर जजेस, सीनियर लॉयर्स, रिसर्चर्स, ये सारे लोग हैं जो हमें उस लॉयर की ट्रेनिंग करने में या एसोसिएट की ट्रेनिंग करने में हेल्प करते हैं। अब कोई भी मैं उसको प्रोपोजिशन आप जाके देख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, इट इज़ मल्टी लैंग्वेज, इंग्लिश, उर्दू, रोमन उर्दू, फ़ारसी, एनीथिंग, और वो आपको उसी ज़ुबान में आंसर भी करने की उसके पास कैपेबिलिटी है। तो आपका प्रोपोजिशन लेगा, उसके पीछे हमारा एक पूरा सिस्टम है जो उसको समझता है कि अच्छा एज़ पर द रूल्स मुझे किस तरह इसको ब्रेक डाउन करना है, उसको ब्रेक डाउन करता है, समझता है, और फिर उन जजमेंट्स जितनी भी लाखों हैं उसमें से आपके करीब तरीन जो होती है वो आपको ला कर देता है। तो आरकेआई का एक ये काम है। उसके अलावा वो इंटरनेट भी आपके लिए सर्च कर सकता है। मैं उससे कह सकता हूँ कि जी SECP की वेबसाइट पे जाकर मुझे बताएं कि कंपनी फ़ाइल कैसे करनी है, तो वो भी मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड वहाँ से रीड करके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली बता देता है। प्लस मैं ये अपनी फ़ाइल्स अपलोड करके पूछ सकता हूँ कि इसमें क्रोनोलॉजी क्या बनती है। लेट्स से मेरे पास 5 फाइल्स हैं, मैं कहता हूँ अच्छा इवेंट्स की आप क्रोनोलॉजीज बना दें कि 2002 में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ। अब मैंने नहीं पढ़े तो मुझे बड़ी आसानी से वो एक टेबल मिल जाता। इसके अलावा ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग इज़ ऑल्सो अडेप्टिव ड्राफ्टिंग, उसमें भी इंग्लिश उर्दू दोनों की आपके पास सहूलत मौजूद है कि आप वहाँ पे जाके कहते हैं कि मुझे लेट से एक रिट पिटीशन ड्राफ्ट करनी है, तो वो ऐसे नहीं है कि नॉर्मल एआई की तरह आपको रिट पिटीशन ड्राफ्ट कर देगा। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि अच्छा आपने अगर रिट पिटीशन ड्राफ्ट करनी है उसके लिए मुझे नेम ऑफ पार्टीज XYZ जो भी सिनेरियो बनता है वो पहले आपसे पूरा पूछता है, वेरीफाई करता है और फिर आपको ड्राफ्ट करके देता है, जिसको आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं वर्ड से। और फिर ड्राफ्टिंग के बाद हमारे पास ब्रीफ केस, क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हमने देखा कि जजमेंट सर्च, डेटाबेस सर्च है, RKI है और ड्राफ्ट है। RKI में एक चीज़ जो ऐड मैं करना चाहूँगा वो
ये है कि नॉर्मल अगर एआई आप देखें तो उसमें जैसे चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो साइटेशंस आपको खुद से बना के दे देता है। डिजिलॉर में हमने ये चीज़ डेवलप की है कि वो आपको वेरीफाई करता है कि अगर वो साइट कर रहे हैं कोई भी जजमेंट, लेट्स से दैट इज़ 2005 PLD 167, तो आपको साथ जजमेंट भी ला के देता है। तो आई गेस दिस इज़ अ प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजिलॉर करता क्या। मेरे पास जी मल्टीपल क्वेश्चंस वन बाय वन, मैं कहूँगा एक एक करके बेशक उसका जवाब दे दीजिएगा। पहली बात जो आपने मुझे ब्रीफ केस की बात की है, देखिए वकालत का शुबा मैं दो हिस्सों में रखता हूँ, कंटेंशुअस, नॉन कंटेंशुअस। हर केस में तो ज़रूरी नहीं है ना कि मेरे पास एक मसला आया है और मैंने अपने क्लाइंट को एडवाइस करना तो मुझे कोर्ट में जाना। कोर्ट एंड चीज़ है, हर चीज़ में तो कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब नॉन कंटेंशुअस की जहाँ तक बात है, आपने बड़ा राइटली मुझे पॉइंट आउट किया कि जितने डॉक्यूमेंट्स मेरा क्लाइंट मुझे देगा तो वो उसको बड़ी जल्दी से रीड करके मुझे समराइज़ करके दे देता है कि जी दिस इज़ द जिस्ट ऑफ द केस, और उसकी बेसिस के ऊपर मैंने उनको एक ओपिनियन रेंडर करना है, या हो सकता है बाज़ औक़ात किसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बना दूंगा, किसी वक्त उसकी इनकॉर्पोरेशन SCCP में करवानी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के तौर पर मुझे उसे करवाना है। वो मुझे कई जगहों पर हमें ये ज़रूरत होती है और वो वाला होमवर्क करके मुझे दे देता है, और मुझे अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करके जो है ना उससे चार्ज करना होता है। तो एक तो मेरे ये वाला आपका जो ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर से ख़ास तौर पे आपने मुझे ARK की बात की है कि ARK मेरे पास है, और आपने कहा कोई एक तरह का एजेंट है जो अपॉइंट कर लिया, वो मेरा एक एसोसिएट है जिसको आप फर्दर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 2-fold काम कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं, फिर ऑन ग्राउंड आपके पास कुछ लॉ फर्म्स और एक्सपर्ट्स हैं जो आपके पास हैं और वो आपसे एसोसिएटेड है, तो वो उस पर उसकी उस तरह से भी ट्रेनिंग करते हैं। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन या एजेंट, जिस तरह आप गूगल के अंदर आ गए कि मैंने एजेंट को अपॉइंट करके टास्क दे दिया, तो मेरा वो एक डिजिटल फॉर्म के अंदर मेरा एसोसिएट है जिसको वो मेरी हेल्प कर रहा है उस पर्टिकुलर मकसद के लिए, ये मैं समझ पाया। लेकिन जी जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर करती है, और वो मेरा सवाल भी है, मेरे क्लाइंट से जितनी भी कम्युनिकेशन है ये प्रिविलेज है, और जो कोर्ट के अंदर ये और भी प्रिविलेज है, और मेरे बार काउंसिल के रूल्स भी मुझे पाबंद करते हैं कि जो मेरा और क्लाइंट का रिलेशनशिप हो मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इस तरह कोर्ट के अंदर एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट एंटर। नेचुरली मेरे पास वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जो उसकी मेरी हुई है, ये लॉयर की भी ऐसे होती है, डॉक्टर की भी ऐसी होती है, और मैं तो आई कैन बी हॉल्ड अप फॉर दैट। अब ये एक चीज़ है जो मैं अपने से हट के अपने एक ब्रीफ केस में रख रहा हूँ, और आपके प्रोडक्ट के अंदर मुझे आपने एलोकेट कर दिया एक कोड। मेरी सबसे बड़ी जो वरी है, और मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो प्रिविलेज ही रहेगी, मेरे अलावा कोई उसको एक्सेस तो नहीं कर पाएगा उस ब्रीफ केस को, कि जिसके अंदर मेरा ये सारा काम है? क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि मेरा और क्लाइंट का प्रिविलेज है, दूसरा मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उस पर इन्वॉल्व है कि मैंने उस पर अब इतनी एफर्ट कर ली, तो अगर दूसरा बंदा उसमें घुस जाएगा तो वो तो मुझे किसी तरह भी कबूल ना मुझे है ना मेरे क्लाइंट को, कि मैं आपसे भी। जी एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है ना कि अगर हमने इस फील्ड में आना है, लीगल की फील्ड में, तो डाटा सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो है ही नहीं तो उसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता इस फील्ड में, तो वो तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी और आपने हासिल की है। जी जी, दैट्स वंडरफुल। अच्छा जी, मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। अभी आपने जीपीटी का जिक्र किया, आजकल सारी दुनिया जीपीटी बहुत यूज़ कर रही है। जीपीटी जनरली जो है वो किसी एक शोबे को डील नहीं करती, वो सब शोबों को डील करती है। और जब आप जीपीटी से डील कर रहे हैं तो उसके पास एक आपको ना वर्ड व्यू भी आता है, कंपैरेटिव स्टडी आती है। तो अब आप क्योंकि ये काम कर रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो मेरी जजमेंट, मेरे मुल्क की जजमेंट है वो बाइंडिंग है, और बाकी जो जजमेंट्स हैं जो हमारी जुरिस्डिक्शन की नहीं किसी और जुरिस्डिक्शन की, उनके परसुएसिव वैल्यू है। लेकिन मुझे परसुएसिव जजमेंट्स भी चाहिए होती हैं, जैसे लैक्सेस नेक्सेस, जैसे वेस्ट लॉ है, जैसे कोई ऑस्ट्रेलियन जजमेंट है, कोई इंग्लिश जजमेंट है, या इंडियन जुरिस्डिक्शन से कोई जजमेंट है।
तो अगर मेरे लिए वो पॉइंट ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है और उसके अंदर पाकिस्तान में ऐसी प्रपोजिशन नहीं आई तो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, क्योंकि अब तो हमारे कोर्ट्स जो है ना वो रेफ़र भी करते हैं और वो रेफरेंस देते हैं कि जी इस तरह से लेक्सस नेक्सस में ये बात इस तरह से डिस्कस की, उसका रेफरेंस दे के करते हैं। फिर जब वो जजमेंट आ जाती है आइंदा के लिए वो बाइंडिंग उसका इफेक्ट है। तो क्या आपका जो इसके अंदर सर्च इंजन लगा हुआ है ये आपने कभी फ्यूचर में इस तरह से भी सोचा है कि इसके ऊपर ये दूसरे जो सर्च इंजन्स हैं उनकी भी जजमेंट्स जो हैं वो सर्च की जा सकें या लॉ देखा जा सके? हमारे पास अभी इंडिया, यूके और बाइली की जजमेंट्स हैं जिन पे अभी हमारी जो डाटा टीम है वो उनको प्रोसेस कर रही है, उनको आपस में हाइपरलिंक कर रही है, क्योंकि उनका जो डाटा है वो काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्ड है। पाकिस्तान वाला काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि पाकिस्तान में डाटा बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है। हमें पीडीएस में से जजमेंट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ रही हैं, फिर उनमें से जजेस के नाम ही उसकी जो मेटा डाटा है वो सारा कुछ एक्सट्रैक्ट करना पड़ा। लेकिन बाकी जो मुल्क की जजमेंट्स हैं उनमें ज़रा काम ये आसान है, तो वो उस पर भी काम चल रहा है। वो इंशाल्लाह फ्यूचर रिलीजेस में आ जाएगा वो भी। आपको ये भी शायद इल्म होगा कि जो जजमेंट्स 1947 से पहले की हैं और हम कॉमन लॉ कंट्री हैं, तो जब सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा होता था तो वो सारी जजमेंट्स जो हैं वो भी बाइंडिंग जजमेंट्स हैं पाकिस्तानी कोर्ट्स पे। इसी तरह से बांग्लादेश जब तक पाकिस्तान का हिस्सा था तो वो 1971 से पहले की जजमेंट जो आई हुई है ईस्ट पाकिस्तान की कोर्ट से, ढाका हाई कोर्ट के वगैरह की जो जजमेंट्स हैं वो भी एप्लीकेबल हैं और उनका बाइंडिंग इफेक्ट है। तो पता नहीं आपने ये वाला डाटा इकट्ठा किया या नहीं किया, क्योंकि ये बड़ी बल्कि मैं तो कहूँगा दरिया कूजे में बंद किए वो बड़ी वो काम की जजमेंट्स हैं और उनकी मुझे हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके सर्च इंजन पे ये नहीं है तो इनको भी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि 1947 के बाद की जो AIR की जजमेंट्स हैं वो रेलेवेंट मेरे लिए इस हद तक हैं कि परसुएसिव है, उससे पहले वाली तो बाइंडिंग है जी। तो इसके लिए ज़रूर आप ये करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें। एक तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, दूसरा ये है कि देखिए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं बने हुए, मसलन जो मैंने फॉर्म्स फिलअप करने हैं, जैसे SCCP में मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आप उनकी अब तो वेबसाइट्स वगैरह पे जाएँ तो वो आपको गाइड करते हैं कि जनरली अगर आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप फिलअप करके देनी है आपने। अगर आपके इस जो नई आपने प्रोडक्ट बनाई है और आपकी डेटाबेस में ये वाली चीज़ें हैं कि उनको आप ये लिंक कर दें और वो वाले फॉर्म्स जो हैं, मैं अगर मुझे मिल जाए ऐसा काम तो मैं पार्टीज़ नेम वगैरह और उसकी डिटेल्स दूं तो आप मुझे वो भी फिलअप करके दे दें, क्योंकि वो बड़ा लुक्रेटिव काम है और मेरा एवरीडे है। क्योंकि आप अगर एक इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं तो पहले उसको एज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन आपने अगर पार्टनरशिप रजिस्टर करानी है, SCCP करवानी है, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी ये, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स स्टेट बैंक की मसलन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो करनी पड़ती हैं। और मेरे जो मैटर्स इनकम टैक्स से रिलेटेड है उनकी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग लेना चाहते हैं कि जी डुअल टैक्सेशन है, कैसे होगी, मुझे टैक्स पाकिस्तान में कैसे देना है, कौन सी रिटर्न्स हैं जो मुझे फाइल करनी पड़ेंगी। एनुअली आप SCCP में कंपनी रजिस्टर करा लें तो आपका एक सेक्रेटेरियल जॉब है जो उतने काम करके आपको रिटर्नें हर साल फाइल करनी पड़ती हैं और आपने अपडेट करनी होती है इन्फॉर्मेशन। बाज़ आपने दो कंपनीज हैं उनका मर्जर करवाना है, वो आपको चेंज ऑफ डायरेक्टर्स हो गया या उनके जो एयर्स हैं उनका नाम वगैरह लाना है, तो ये भी सारा बड़ा रिलेटेड बात है। और फिर एक और चीज़ जिसे ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आप मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके अंदर से देखते हैं कि जी वहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं है, कोई लोन वगैरह तो नहीं देना। ये काम करने के लिए भी लोग लॉयर्स को जो है वो कॉन्टेक्ट करते हैं और लॉयर्स इस बेसिस के ऊपर जो है लोगों को एडवाइस करते हैं कि ये आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इसके ऊपर कोई बार नहीं है, ये देख लें। फिर किसी जगह पे कोई टैक्स हॉलीडे है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें लेने के लिए वो भी लोग हमारे पास आते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ दो कंट्रीज़ के अंदर जो लोग कॉन्टैक्ट्स करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसका रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, आपने पाकिस्तान से कोई चीज़ बाहर भिजवानी है, बाहर से यहाँ ला रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लेने के लिए लोग जो है आते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस का मामला है और बाज़ वक़्त कई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती हैं कि इंग्लैंड में लॉ हो रहा है, पाकिस्तान में लॉ हो रहा है, एक बंदा है वो पाकिस्तानी नेशनल है लेकिन अभी वो अब्रॉड गया हुआ है, दो मियाँ बीवी हैं, उनकी शादी यहाँ पे हुई थी, वो चले बाहर गए, वहाँ पे लॉ है कि जी 50-50 अगर सेपरेशन हो जाए तो प्रॉपर्टी तकसीम होनी है, वहाँ पे विल को लॉ और है, यहाँ पे और है।
कोई बच्चा यहाँ से लेके भाग जाता है, गार्डियनशिप का वहाँ कानून और है, यहाँ पे कानून और है। अब वाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारे मामला हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, यहाँ से पैसे लोग बाहर किस तरह से शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ पे आपने प्रोटोकॉल इंटरनेशनल जो है साइन किए हुए हैं, कहाँ पे आपका इंटरनेशनल लॉ एंड टू प्ले आ जाएगा। हम बहुत सारे प्रिविटी हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो ये जो लॉयरिंग है ये अब सिर्फ यहाँ तक तो नहीं रही है, इससे बहुत आगे तक गई है। और एक और शोबा कि अब लॉ को आप सिर्फ कन्फाइन नहीं कर सकते लॉयर्स के साथ, अब ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स बने हुए एक जगह पे काम कर रहे हैं, उनके साथ एसोसिएटेड कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, जो IT से रिलेटेड बंदे हैं उनका काम अपने है, वो उसके एक्सपर्ट हैं। फिर स्पेशलाइजेशंस, लॉ में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। तो ज़ाहिर है मैं अपने ऑफिस के अंदर इतने लोग तो नहीं रख सकता। जो आपका प्लेटफॉर्म है ये एक कैटलिस्ट हो सकता है कि आपके पास, क्योंकि हर तरह के क्लाइंट्स होंगे और आपके क्लाइंट्स बियॉन्ड लॉयर्स भी होंगे, तो अगर आप उनकी लिंकेज इस प्लेटफॉर्म से डेवलप करते हैं तो ये एक एडिशनल बात है, ये शायद एक और खिड़की लगाई जा सकती है आपकी उस वेबसाइट पे। कल आप इस तरह की कोऑर्डिनेशन कराएंगे तो आपका इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा। तो मुझे दुबई के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करती है, उनकी हॉलीडे टैक्स हॉलीडे है या उनका कोई एरिया है, अभी किस तरह से मैं कर पाऊंगा और कहाँ तक मुझे परमिटेड है, कितने पैसे ले जा सकता हूँ। सो मच सो कि इवन आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने हैं तो सबकी फ़ी चार्ज होती है, कोई बाहर जो किस तरह पैसे जा रहे हैं, यहाँ कैसे आ रहे हैं, आप उनको कैसे पे कर रहे हैं। और अभी आपके लिए एक चैलेंज है, मैं आज ही एक खबर देख रहा था और वो आप जैसे लोगों के लिए चैलेंज है। उन्होंने कहा जो बंदे IT पे काम कर रहे हैं, इवन अगर कोई यूट्यूबर्स हैं या वो और कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इस तरह से जो भी काम कर रहे हैं, आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, आप लीगल ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, आप अकाउंट्स का काम करते हैं, वो कहते हैं जी इन सब के ऊपर हम एक टैक्स लगाने जा रहे हैं और उनसे हम जो है ना टैक्स उनको देना पड़ेगा। और वो टैक्स भी मल्टी स्टेजेस पे लगा रहे हैं, कहीं वो सेल्स टैक्स तक को भी ला रहे हैं, इनकम टैक्स को, जो कि आज की दुनिया के अंदर शायद ये इतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। पहले ही आपको में ये बात होगी कि आपको एज ए फ्रीलांसर ट्रीट करते हैं तो आपके आधे पैसे जो है ना वो अकाउंट में, आप अकाउंट खोल तो लेते हो, आधे पैसे उनके पास रहते हैं, आधे आप यूज़ कर सकते हैं, आधे गवर्नमेंट दिखा देती है ये मेरा फॉरेन एक्सचेंज है, नहीं देख सकते हो, इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हम तो बाकी दुनिया से पहले ही पीछे रह गए। तो ये IT मैं कहता हूँ एक बूमिंग चीज़ है। 2-3 शोबे समझ ही नहीं आती हमारी हुकूमतों को, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये जो है सॉवरन डील होती है, किसी एक हुकूमत के जाने से या दूसरी हुकूमत के आने से वो बदलनी नहीं चाहिए। तो हम इतना बदकिस्मत मुल्क हैं कि अभी पिछले कुछ देर के अंदर 2 चीज़ों के ऊपर बूम था। एक है सोलर एनर्जी पे, इन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया और आप देखें वो कितना बड़ा डिसइंसेंटिव है सब लोगों के लिए। ये सोचने की बात है और ये लॉ से रिलेटेड बातें हैं, इसलिए कि जो लेजिस्लेशन होती है, जो एडवोकेसी करनी, क्योंकि आपकी जो ये है ना जो आपने टूल बनाया या आपकी वेबसाइट है, दिस इज यूजफुल नॉट ओनली फॉर द लॉयर्स, फॉर जुडिशरी, फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स लाइक NAB को भी चाहिए, FIA को भी चाहिए, ये स्टेट बैंक को भी चाहिए, FBR को भी चाहिए, और उनके जो लोग ऑन दी जॉब है उन सबको ये काम करना है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जितनी हैं उनके साथ इसका ताल्लुक है, लॉ तो हर जगह पे है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको ना और वास्ट करने की ज़रूरत है और आप दुनिया खोल लें उनके लिए कि ये बात है। लेकिन साथ साथ जहाँ पे कोई पॉलिसीज़ गलत हैं तो उनकी एडवोकेसी भी इस प्लेटफॉर्म से हमें करनी चाहिए कि फ़ायदा हो। देखिए इंटरनेट शायद उन्होंने किसी एक सियासी मकसद के लिए स्लो किया होगा, उस स्लो डाउन का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे उन टर्म्स पे इतना तबाहकुन हुआ है कि आप देखिए कि बिल गेट्स वगैरह हमारा हमसाया मुल्क है, उसके अंदर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। H1 वीज़ा लेके अमेरिका नहीं जाते थे, वो वापस अपने मुल्कों के अंदर आए। तो इस हमारे लिए तो बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटी खड़ी है और उसके लिए हम बंदे को ना ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है और आपका मेरा नेक्सस बहुत ज़रूरी है। बल्कि आप मेरी जुडिशरी को आपके तवज्जुह से ये कहता हूँ ये जाके मार्केट कीजिए। वो ये कहते हैं कि जी हम वर्चुअल कोर्स बनाना चाहते हैं, हम E-फाइलिंग करना चाहते हैं। मेरे जो लॉयर्स हैं वो अभी कंप्यूटर लिटरेट नहीं है और उनको नहीं समझ के जी ये सारी की सारे ये फॉर्म्स कैसे भरने हैं, फाइलिंग किस तरह से होगी। उनको चाहिए कि आपके जैसे जो प्लेटफॉर्म इनकी वो हेल्प ले सकते हैं कि इनको जुडिशरी जो है ना वो बाकायदा इनको रजिस्टर करें और ये ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जिसके ऊपर लॉयर अगर आपसे रब्ता करे तो ये वाला काम करके उनको आप दे दें। तो देखें चाहे जाए कि AI की हेल्प ले रहे हैं तो वो तो और भी एडवांटेजेस है, लेकिन आम बेचारे लॉयर को तो ये पता ही नहीं है। अब वो कह देते हैं जी आप USB के अंदर मुझे ये दे दें सॉफ्ट फॉर्म में चीज़ें, वो जो कुछ कंप्यूटर वाले ने किया होता है वो करके दे देता है, लेकिन वो भी लॉयर लिटरेट बंदा नहीं है। वो अगर आप हम कर लें
और फिर ये एविडेंस रिकॉर्ड होनी है कि ऐसी इन्वायरमेंट में करेंगे जहाँ पे नकल लगाई जा सकती है, जहाँ पावर पॉइंट दिखा सकें और ये कर सकें। ये तो एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा नहीं बनता। तो ये एक बहुत बढ़िया काम है जिसको आप आगे लेके जाएं। तो मैं आपके लिए ज़रूर, मैं आपसे मुतासिर हूँ, इसलिए हम आपके उस क्या पायनियरिंग लोगों के अंदर हैं, प्रमोट करने वाले हैं। मेरी तरह के जो सीजन्ड लॉयर्स हैं जिनका इंटरनेशनल दुनिया के अंदर तजर्बा है, हम अमेरिका में भी वकील हैं, हम वलायत में भी वकील हैं, यहाँ पे भी वकील हैं। जो कुछ वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं ये पाकिस्तान में भी हमें लाने के लिए ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है कि अब लोगों को IT का ख्याल आ रहा है और लाना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छा इकदाम है। इसके लिए तो बहुत सारी हमारी कंडीशनल फंडिंग हुई है। आप भी देखेंगे ये कंडीशनलिटीज़ तो इवन IMF वगैरह ने रखी हुई हैं कि आपने पेपरलेस चीज़ें लेकर आनी है, आपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आपने इन हाउस जो चेंजेस लेके आनी है, ये सारी उससे मुंसलिक है। और बाकी जो भी आप फंडिंग लेते हैं या आपने लोन लिए हैं वो सब के साथ, और उसका एसेंशियल पार्ट जो है ना वो टेक्नोलॉजी है, और उसके लिए आप प्लेयर्स ऑफ द गेम हैं और आप वो करने वाले लोग हैं। तो आपकी एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और ये डाइवर्सिटी बड़ी ज़रूरी है। वो लेके जाइए, अपने आम को एक्सटेंड कीजिए, उन सब तक जाइए। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब दुनिया ग्लोबल विलेज है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज सुबह मैंने एक आर्बिट्रेशन जो है अपने घर में बैठ के तो वीडियो लिंक के साथ की है, एंड इट इज़ एन एक्सेप्टेड फिनोमेना। तो अब स्काई इज़ द लिमिट। ये आपकी ज़रूरत सिर्फ यहाँ के लॉयर्स की, लॉ फर्म्स को नहीं है। वहाँ पे यहाँ तो लॉ फर्म्स भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, इंडिविजुअल लॉयर्स हैं, तो उनको भी ज़रूरत है। तो ये आप एक ऐसा काम कर रहे हो, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए भी नई चीज़ है। अभी उन मुल्कों के लिए भी ये नई चीज़ है, ये बड़ा एडवांस आइडिया है। लेकिन उससे अपना पहलू तय करना और सर छुपाने से बात नहीं बनेगी। वी हैव टू लिव विद इट। आप ये देखें कि जो आर्बिट्रेशन के अंदर लॉयर है उसको वो रिप्लेस शायद उस हद तक नहीं करेगी, हेल्प कर देगी और उसकी कुछ ज़रूरत ह्यूमन बीइंग की रहेगी। लेकिन उसका जो आगे वाला पार्ट है ना जी, कि जजिंग वाला पार्ट है, वहाँ पे शायद वो टोटली रिप्लेस कर देगी, क्योंकि वो लिखी पड़ी चीज़ें। अब दुनिया में ये वक्त आ गया है कि इवन अमेरिका वगैरह में तो जी हम समरी जजमेंट जो है ना वो खुद लिख कर देते हैं और जज साहब उसको अप्रूव करते हैं। तो ये ज़माना आ रहा है, इससे हमें पहले तय नहीं करनी चाहिए। आप जुडिशरी से ख़ास तौर पर रब्ता करें तो उनको ये बात ज़रूर कहें कि जी हम आपको ऐसे टेम्पलेट बना के देते हैं जो जनरल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर काम आएंगे। और वकला भी अगर भर के ये जो स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स है, आप बड़ी अच्छी अभी दानिश साहब ने एक बात की थी वो मुझे समझ आई है एज अ लॉयर हैविंग प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 34 ईयर्स, कि ये लोगों को तो अपना अभी फैक्ट शीट बनाने नहीं आती और स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स भी बनाना नहीं आता। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दूसरी जुरिसडिक्शन में और यहाँ पाकिस्तान में भी नया लॉ आ चुका है कि मुझे अपना स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स बना कर देना। अगर आप स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स बना के दें जिसमें सारी रिसर्च हुई हुई है तो जज साहब के सामने तो लंबी लंबी बहसों की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये काम मेरे लिए भी आसान होगा, जज साहबान के लिए भी आसान होगा और पब्लिक के लिए आसान होगा। उनको फैसले चाहिए। तो अगर आप इतना लंबा यही काम पुराना मैनुअल तरीके से कर रहे हैं तो सर उससे मसला हल नहीं होगा। वाकई में 10,000 सफ़े जो है ना मेरे पास तो ये पढ़ने का टाइम नहीं है, और मैं क्यों करूं। मुझे जो उसके अंदर से एक वर्ड चाहिए मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा, उसको समरी करके मुझे देगा वो ला के, की वर्ड्स जो है ला के सामने मारता है। जब उसके अंदर हाइपर लिंक्स लग गए मुझे वो भी पता लग गए, और फिर इट कैन टेक केयर ऑफ प्लेजरिज्म ऑल्सो, क्योंकि रेफरेंस तो आपको देना है, बेशक जजमेंट लिखी है, बेशक आपने कोई रिसर्च की है। तो इस लिहाज से आपका ये टूल मुझे बड़े ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। सब बड़ी फ्यूचरिस्टिक बात है। वैसे आप जिस मुल्क के अंदर ये बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ना चीज़ें फैशनेबल हो जाती हैं, हम ट्रेनिंग लेने में देर करते हैं। तो मैं आपको साथ साथ ये भी कहूँगा कि आप जिसको भी ये टूल बेचें ना उसके अंदर ये एक रास्ता ये भी रखें कि आप उनसे कुछ जो चार्जेस लेते हैं, आई एम श्योर कि आपके चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, मैंने भी क्योंकि सब्सक्राइब किया वो इतने हैं नहीं। तो ये मार्केटिंग की बात है और आपकी वेब पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उनको एक ये भी करें, उसके अंदर शामिल करें कि किसी को ना थोड़ा ट्रेंड भी करें, ताकि आप उनको जाके उनके ऑफिस के अंदर ना उनका कंप्यूटर सामने रख के ये बताएं कि आप मैक्सिमम यूज़ इसका किस तरह कर सकते हैं। ये वाला ज़रूर ये बहुत अच्छी बात की आपने ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम क्योंकि पिछले 8 महीने से डिजिलॉयर को सितंबर 2024 से मार्केट में लॉ फर्म्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जब तक तो लॉ फर्म तक था तब तक तो हमारे लिए ट्रेनिंग्स उनको जाके देना बहुत आसान थी। बट नाउ फ्रॉम मई 2025 हमने इसको आम लॉयर्स के लिए भी, इंडिविजुअल लॉयर्स के लिए भी ओपन किया, और इसके अंदर हमने एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया जिसका टाइटल है AI in Law and How DigiLawyer is Revolutionizing the Legal Landscape in Pakistan। उसके अंदर हम बेसिक एक आदमी जिसको
कंप्यूटर का भी बिल्कुल बेसिक पता है या नहीं भी पता, हम उसको बताते हैं अच्छा कंप्यूटर क्या है, एआई क्या है, लॉ में क्या कर सकती है और डिजी लॉयर क्या कर रहे हैं और आप उससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बाकी आपने कुछ पॉइंट्स अपनी डिस्कशन में बताया, उसको मैं एक एक करके हाईलाइट करूँ। द फर्स्ट वन वाज कि जो फॉर्म्स हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, CCP के, FBR के, किसी के भी, अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी आर हियर टू सॉल्व। एक होती हैं सिस्टम लेवल प्रॉब्लम्स और एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एज अ प्राइवेट कंपनी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो सम ऑफ दोज फॉर्म्स वाली साइड पे वी विल नीड कोलेब्रेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, SCCP है, FBR है या जितने भी हैं। दूसरी बात आपने की ये कि हम जुडिशरी को इसकी तरफ लेके आए। अब ये कि फॉर्मली वी हैवंट बीन टेस्टिंग विद द जुडिशरी, बट देयर आर सम ऑफ द जजेस जो कि अभी भी डिजी लॉयर को यूज़ करते हैं बिकॉज वी हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ लॉज एंड जजमेंट्स। तो उसको यूज़ करते हुए भी जजमेंट्स उन्होंने ड्राफ्ट करना शुरू कर दिए। तो प्रेडिक्टिव जजमेंट इन पाकिस्तान इज़ नॉट समथिंग एज अ myth, it is a reality. People are doing it on daily lawyer. और इन जजेस से हम भी मिलते हैं अब थ्रू दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस पॉडकास्ट, बिकॉज आई नो कि जजेस भी देखते हैं, रिसर्चर्स भी देखते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो रिक्वेस्ट कि इफ़ someone in the judiciary is listening to this, we would love to collaborate. हम ऐसे सिस्टम्स उनके लिए डेवलप कर सकते हैं जो कि जजेस का काम आसान करें। लॉयर्स का तो हम कर ही रहे हैं, उसमें हज़ारों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना वो आसान कर दिया, रिसर्च वो बहुत आसान हो गई है, एंड द ड्राफ्टिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी डन इन पाकिस्तान। इसमें वी जस्ट नीड सिस्टम लेवल कोलेबोरेशन एंड सिस्टम लेवल इनपुट ऑन दैट, बिकॉज एक ऐसी चीज़ बनाना जो कि क्रेडिबल हो, ना सिर्फ अ प्रोटोटाइप बल्कि टू मेक समथिंग क्रेडिबल वी नीड दिस पीपल लाइक एक्सपीरियंस जजेस, लॉ ऑफिसर्स, रिसर्चर्स, जिनकी इनपुट हो जो कि हमारे मॉडल्स को ट्रेन करने में या उसकी पॉलिसी एंड गवर्नेंस करने में हेल्प करें हमारी ये चीज़ें। एंड बाकी चार्जेस वगैरह हमारे आर नॉट दैट मच। आप यूनिवर्सिटीज़ में, लॉ स्कूल्स में, बिजनेस स्कूल्स में इनको भी आपने अप्रोच किया, क्योंकि वो वुड बी लॉयर्स जो नई खेप लॉयर्स की आ रही है उनकी ज़रूरत है। प्लस आप देखेंगे हमारी बार काउंसिल के अंदर वो जो नई जजमेंट हमारी लीगल एजुकेशन पे आई, उसने अब ये ज़रूरी कर दिया है कि आपका बार वोकेशनल कोर्स है, तो वो जो बार वोकेशनल कोर्स है उसका एक सेगमेंट मैं समझता हूँ कि उनको आउटसोर्स करके आपके जैसे लोगों को ये देना चाहिए कि कंटिन्यूसली इंडक्शन ऑफ लॉयर्स हो रही है, जो नए हो रहे हैं उनको तो इसके बारे में आप हर वक्त ट्रेन भी करें, सेंसिटाइज भी करें, और उनकी कल को ज़रूरत होगी मेरे ख्याल ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसी तरह हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर जैसे IT फॉर द लॉयर्स, ये यहाँ पे मैंने कहीं देखा नहीं, लेकिन इवन बांग्लादेश जैसे कंट्री के अंदर वो IT फॉर द लॉयर्स जो है वो बार वोकेशनल कोर्स का उन्होंने हिस्सा रखा हुआ है। तो हमारे नए बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह वो तो कंप्यूटर लिटरेट हैं, लेकिन उनको इस हवाले से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि नई खेप तो लोगों की अप टू डेट जो है हमारे पास आए। और एक आइडिया अभी आपने दिया कि इनको रीच करने का, एक तो तरीका ये है कि ज़ाहिर है कि आज आवाज़ तस्वीर की बड़ी जो है वैल्यू है, लेकिन साथ साथ ये जुडिशल कॉन्फ्रेंस होती है हमारी साल में बड़ी, इसके अलावा और कई किस्म के जैसे ADR वीक्स हैं, वो अभी 1 अक्टूबर में भी होने वाला है। नो इट फॉर अ फैक्ट के चलें आप भी वहाँ पे एक बोल रहे होंगे अपने लिए। आपके साथ आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स के साथ, बेशक वो जुडिशरी से हैं या वो बेशक प्राइवेट सेक्टर से लॉयर्स हैं या फॉरेन डोनर एजेंसीज हैं या इंटरनेशनल जो डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन लाइक UNCITRAL है और उन्होंने हर जगह पे काम कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली जैसे इंटरनेशनल मीडिएशन सिंगापुर कन्वेंशन के तहत साइन की है। हम आर्बिट्रेशन में पहले ही जो वो 1958 का एक्ट है उसके तहत UNCITRAL के रूल्स के हम पाबंद हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और वो यहाँ पे अब उनका एक्सटेंडेड आर्म इन मुल्कों के अंदर भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हर इस तरह की अवेयरनेस और हर इसी तरह का सेमिनार, वेबिनार्स के अलावा सेमिनार्स जो हैं और कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, उनको आपको बहुत एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। पिछले दिनों आप मुझे बता रहे थे, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग था कि आपने रियाज गए
और वहाँ पे मुख्तलिफ शोबों के लोग होते हैं। अब ये कंट्रीज बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, हमारे खत्े के अंदर बड़ी डेवलपमेंट है, कई मुल्कों को देखने की ज़रूरत है। कतर है, उसके अंदर आपका अबू धाबी और दुबई तो पहले ही थे, और इसके अलावा जो है अब सऊदी अरेबिया इज़ कमिंग इन अ बिग वे। फिर आप चाइना का जो इसका इम्पैक्ट है, और फिर ये जो सारी रशियन कंट्रीज़ हैं जैसे अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, और कुछ कंट्रीज जिनका तो हमारा टाइम जोन भी एक है, जैसे नेपाल है, आप ये देखें, या उज़्बेकिस्तान का तो पाकिस्तान का टाइम जोन भी एक है। तो हम करीब पढ़ते हैं, तो इन सब मुल्कों को आपस में डील करना पड़ता है। तो लॉ तो उसका एसेंशियल जो है ना एलिमेंट है। बेशक आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करने हैं, बेशक आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए उसे रिजॉल्व करना है, बेशक आपने कोई और बिजनेस करना है, आप कोई रोड बना रहे हैं, आपको उसके अंदर भी वास्ता पड़ता है। तो ये एआई तो हर जगह पे आएगी, एआई के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। एआई इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि इवन एक पुलिस स्टेशन के अंदर मैं समझता हूँ कि जो एक शुरू में जाके आप एफआईआर दर्ज कराते हो या इंक्वायरी करते हो, वहाँ पे भी एक आईटी का एक्सपर्ट बिठाना ज़रूरी है। अब तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। और इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू लॉयर्स अलोन, लोग बड़े अवेयर हैं, वो जानना चाहते हैं, और लॉ इतना सिंपल होना चाहिए, सबकी एक्सेस क्यों ना हो, आम बंदे को क्यों ना पता लगे इसके अंदर जो राज वाली कौन सी बात है। इट शुड बी क्लियर और एक्सेसिबल, वो इसी तरह से होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा किताबें, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, और इतने आपके तो जो नोटिफिकेशन है वो शायद पब्लिश ही इतने कम स्केल पे होते हैं कि आम आदमी को उसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ये असर वो नया आ चुका है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से हर बंदे को वो एक्सेसिबल है, और दिस विल प्रमोट बिजनेस ऑल्सो, दिस विल प्रमोट हार्मनी ऑल्सो, दिस विल प्रमोट वेलबींग टू द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑल्सो। इसके बाद आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देखें, आप रेवेन्यू का जो सारा रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज हो चुका हुआ है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किसकी किस तरह से है। इस तरह से अब ये पॉसिबल है कि मैं अपने जो यूटिलिटी की फैसिलिटीज़ ले रहा हूँ वो सारी की सारी ऑनलाइन जो है मैं उनको अपने नाम करा सकता हूँ। लेकिन हु नोस, अगर इस तरह की जगह से सर्विसेज मिल जाएँ, और ऐसे लोग भी होंगे ज़ाहिर जहाँ पे आपके पास बहुत अमीर किस्म के लॉयर्स जो हैं वो आपके क्लाइंट होंगे, तो जो मिडॉकर किस्म के या बिगिनर्स हैं, अगर उनको भी चांस मिले तो वो क्यों ना, क्योंकि देखिए अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, कोई कॉपीराइट के लिए रजिस्ट्रेशन करानी है, कोई पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करानी है, कोई कंपनी बनानी है, कोई पार्टनरशिप, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जी कोई बहुत हाई प्रोफाइल लॉयर, हाँ उसको एक्सेस मिल जाए, और एक्सेस जो है इस तरह से प्लेटफॉर्म से बड़ी इजीली मिल सकती है, विच इज़ अफोर्डेबल। और वो आप एक तरह का उस्ताद का जो है ना वो रोल अदा कर रहे हैं, और प्लस आप एक लिंकेज बना रहे हैं। शायद रियल टाइम में आम लॉयर जो किसी सीनियर लॉयर के साथ उसकी मुलाकात भी ना हो पाए, वो यहाँ पे उसकी डायरेक्ट एक्सेस है, आपकी वजह से वो आपने जो उनकी पार्टनरशिप ब्रोकर कर दी, वो उसकी जो है ना वो राय भी ले सकता है। और सीनियर को भी ये फ़ायदा है कि उसके लिए भी लुक्रेटिव है कि एक यंग बंदा अगर इन्वॉल्व होगा, वो एक पोर्शन ऑफ फी अगर उसको मिलती है, और भला हो जाता है क्लाइंट का भी, और उसको भी पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे तो ये है कि सीनियर अपनी प्रॉस्पेरिटी शेयर नहीं करता, और यंगस्टर जो है ओवरनाइट सब कुछ लेना चाहता है। तो ये लिंकेज और ये राब्ता बढ़ाना है जो किसी वक्त था, तो मेरा ख्याल है ये एक आइडियल बात है आज के ज़माने में। ये साइंस की खूबसूरती है कि आप अपने कमरे में बैठ के घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि मेरा लॉयर्स ऑफिस जो है वो इतना कंप्रीहेंसिव लॉयर्स ऑफिस और इतनी बड़ी एक्सेस मुझे मिल जाए, तो मैं तो आई एम रियली प्लीज्ड अबाउट इट, और एंड आई एक्चुअली यूज इट। Doing is believing. Once you start using it, you become acquainted with it and you love it more and more. उसके pros and cons भी शुरू करते हैं। और कुछ लोग जो दाद के ज़माने में वो कहते हैं कि मैंने इस रास्ते पे चलना ही नहीं है। तो जैसे गांव के अंदर पहले एक ख़त आता था, वो कहते हैं किसी को बुलाओ जो इसको पढ़ ले। भाई आज के ज़माने में अगर आप इल्म की मुखालफत कर रहे हैं और आप साइंस की मुखालफत कर रहे हैं, तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम डिजिलॉयर बना रहे थे तो इनिशियल टेस्टिंग फेजेस के दौरान ही हमें अपनी कंपनी में रजिस्टर करनी है। तो उस टाइम पे क्योंकि वहाँ पे हमने सारे लॉज, कंपनीज एक्ट 2017 के वो जितने भी थे और रूल्स एंड ऑर्डिनेंसेस वो भी अपलोड किए हुए थे, तो मैंने एक दिन टेस्टिंग के दौरान उसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे कंपनी SECP के साथ रजिस्टर करनी है, उसका क्या स्टेप्स हैं, मैं किस तरह कर सकता हूँ। उसने मुझे ना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एक आंसर दे दिया कि आपका स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है। तो उसी को ही फॉलो करके, मतलब डिजिलॉयर के टेस्टिंग वाले फेज़ को ही यूज़ करके मैंने कंपनी रजिस्टर कर ली थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कंपनी वगैरह रजिस्टर करनी है तो उसके लिए वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी
वो भी ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऑब्वियसली लॉयर को आप एक स्टेप पे जाके इन्वॉल्व आपको करना चाहिए भी है और बहुत ज़रूरी भी है वो करना, बिकॉज उनका एक एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें, उसका कोई नेमल बदल नहीं है अभी। दूसरी चीज़ ये कि अभी हम डिजिलॉयर को वी हैव नॉट मेड इट एज अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ। अभी हम जो सबसे मेजरली काम कर रहे हैं वो लॉयर्स के जो एक्चुअल लीगल ऑपरेशंस हैं उसमें हैवी लिफ्टिंग वाला काम है। आई वेरी फर्मली बिलीव इन 80-20 रूल। तो हम लॉयर्स को ये कहते हैं कि हम आपका 80% ऑफ द काम करते हैं, बट 20% ऑफ द मोस्ट यू कैन से क्रिटिकल वर्क, दैट इज़ कि आपने आर्ग्यूमेंट ड्राफ्ट किस तरह करने का, आपका एक्सपीरियंस है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप सिर्फ वो करें। लेट AI and technology do the rest of the 80%, you can say repetitive or donkey work, because AI just kills the repetition कि आपके repetitive processes या जो काम है उनको ये बड़ी आसानी से और एक इंसान से मेरे ख्याल से 1000 गुना बेहतर तरीके से कर सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके ईमेल्स ड्राफ्ट करना, ब्रीफ्स, लीगल ब्रीफ्स लिखना या मेमोज लिखना, इट कुड बी एनीथिंग, तो वो काम उसको थाउजेंड्स ऑफ लीगल टेक्स्ट के ऊपर वो ट्रेंड है। तो आई गेस कि उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना चाहिए। रही बात जब लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स और जूनियर लॉयर्स को कनेक्ट करने की, इसके लिए हम ऑन ग्राउंड हमारी कोशिशें और काविशें जारी हैं। हम लॉ फर्म्स, डिफरेंट NGOs, UNDP यू कैन से, एंड सम अदर लीगल क्लिनिक्स, इनके साथ कोलेबोरेशन में हम चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस रखें जहाँ पे इन लोगों को बुलाया जाए, एजुकेट किया जाए, ताकि एक जो डिस्पैरिटी ऑफ सीनियर लॉयर एंड जूनियर लॉयर है वो आहिस्ता आहिस्ता AI की एज में आगे कम होती जाएगी। नाज़रीन, आई बिलीव आपने बहुत इसको एंजॉय किया होगा, क्योंकि अब ऐसा ज़माना आने वाला है कि हाफ कुक्ड और हाफ बेक्ड ना लॉयर्स चलेंगे ना जजेस चलेंगे। Rome was not built in a day, but it was built all right. So this is the first step which you have to take. और ये दिन ब दिन जो है ना इम्प्रूव होता जाएगा। तो अगर बिल्ली जो है वो उसको देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली उसको फिर भी खा जाती है। तो चीज़ों को हेड ऑन लेना पड़ता है, ये ग्राउंड रूट रियलिटी है और ये आज की सच्चाई है कि टेक्नोलॉजी के बगैर अब हमारा किसी शोबे के अंदर भी गुजारा नहीं है, और इसका पॉजिटिव और अच्छा इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए। और एक्सीलेंस को कभी भी मशीन रिप्लेस नहीं करेगी, दैट विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। टाइम के लिहाज से इट विल सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज द बिगनिंग, नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। वी विल बी मीटिंग वेरी ऑफन, नॉट ओनली इन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स।